12 जून से 24 जून हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो लगातार जारी है, लेकिन 23 तारीख की रात को, अमेरिका के हिसाब से 23 तारीख की रात को कुछ ऐसा होता है जिससे कि अमेरिका भी, मतलब अमेरिका में बैठे लोग भी हैरान, इजराइल में भी लोग हैरान और ईरान में भी लोग हैरान और बाकी पूरी दुनिया भी हैरान। एक बार फिर से ट्रंप ने सीज फायर का राग अलापा, जो राग भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच अलापा था। लेकिन यह सीज फायर क्या झूठा सीज फायर था, ऐसी अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ट्रंप के सीज फायर कहने के बावजूद भी ईरान ने भी इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी और इजराइल ने भी ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी। तो क्या यह एक प्लान था जिससे कि खामेनी, जो पिछले लगभग एक हफ्ते से किसी बंकर में छुपे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास नहीं है, उनके जो सुरक्षा कर्मी है उनके पास नहीं है, मैनुअली सारे संदेश देश तक भिजवाए जाते हैं, तो क्या उन्हें उस बंकर से बाहर निकालने के लिए यह झूठा सीज फायर रचा गया था, लेकिन खामेनी बाहर नहीं आए? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सीज फायर, झूठा सीज फायर, खामेनी को बाहर निकालने के लिए किया गया हो? देखिए, अभी तक के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब G7 की बैठक में वो गए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते की मोहलत देते हैं, और फिर पता चला कि 2 दिन के भीतर ही ईरान के ऊपर हमला हो गया। अमेरिका के जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर थे उन्होंने बमबारी कर दी और ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको ख़त्म कर दिया। तो अब इसके बाद अमेरिका ने, अब डोनाल्ड ट्रंप के अगर बयान को बहुत गंभीरता से अगर आप लेते हैं तो एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात की है, उन्होंने रिजीम चेंज की बात की है। तो रिजीम चेंज का सीधा मतलब है कि खामनेई नहीं, खामनेई के अलावा दूसरा कौन, खामनेई की जगह कौन। और दूसरी तरफ ईरान में जो गतिविधियां चल रही हैं, ईरान में जो हलचल है, अगर उसको आप कनेक्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ईरान में भी इस बात पर सुगबुगाहट बहुत तेज़ है कि खामनेई को अब जल्द से जल्द अपना वारिस चुन लेना होगा, अपना जो भी उत्तराधिकारी है वो चुन लेना होगा। अभी जो मैं जानकारी जो मेरे पास है उसमें मैं आपको कुछ बहुत हैरान करने वाली बात बताता हूँ। खबर ये है कि ईरान में जब इस बात पर मंथन चल रहा था कि खामनेई के बाद कौन गद्दी संभालेगा ईरान की, उस वक्त ईरान की पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाने वाली देश की टीम है वो एक बंकर में छिपी हुई है, जिसमें खामनेई, उनका परिवार और परिवार के अलावा जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हैं वो मौजूद हैं। और वहीं पर ये प्लानिंग हुई। 3 नाम तय किए गए। उन 3 नामों में कौन 3 नाम है ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि वो तीनों नाम किसी मौलवी के हैं। ये तीनों अलग अलग मौलवी हैं, यानी शिया धर्मगुरु हो सकते हैं वो। हाँ, सब आयतुल्ला ही होंगे। हाँ, तो अब इसमें एक मतलब अभी वो 3 नाम एग्जैक्ट कोई बता नहीं पा रहा है, किसी भी मीडिया सोर्सेस के पास नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर, जिन नामों के ऊपर चर्चा चल रही है उनके नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। एक अली रेज़ा अराफ़ी हैं, एक है हाशिम हुसैनी बुशहरी, और तीसरा है हसन खुमैनी। ये 3 नाम इस वक्त चर्चा में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक नाम गायब है, मुस्तफा खामनेई का। मुस्तफा खामनेई जो अभी आयतुल्ला खामनेई हैं उनके बेटे हैं, और कहा जा रहा था कि उनमें जो राजनीतिक परिपक्वता है उसके बाद वही उनकी गद्दी संभालेंगे। लेकिन ईरान ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई। देखिए, खामनेई को लगता है कि अगर वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनते हैं तो वो जब मारे जाएंगे तब आज नहीं तो कल या उसके बाद उनके उत्तराधिकारी को भी मार दिया जाएगा। तो खामनेई तक ये मैसेज पहुंच चुका है, और खामनेई इसी वजह से अपने परिवार के बाहर के किसी ऐसे सदस्य को चुनना चाहते हैं जिस पर अगर वो गद्दी संभाले तो अमेरिका या इजराइल का खतरा ना हो। और इसी वजह से जो अमेरिका एक तरफ रिजीम चेंज की बात कह रहा है, वही खामनेई की कोशिश ये है कि रिजीम चेंज अमेरिका की भी, मतलब जो एक आत्मसम्मान की बात है, नहीं, अमेरिका हर बात को ईगो पे ले लेता है। तो अमेरिका की ईगो की बात है तो उसका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि खामनेई, अब आयतुल्ला खामनेई नहीं है वहां पर, तो अब दूसरा कोई लीडर आ चुका है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा अमेरिका। और दूसरी चीज कि कम से कम खामनेई और उनका परिवार सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब इसके लिए जो एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ
उसका ऐलान इजराइल ने नहीं किया था, अमेरिका ने किया था। तो अमेरिका के एक दूत, मतलब व्हाइट हाउस के एक दूत ने ईरान के जो प्रमुख हैं, जो खामनेई हैं, उनके एक दूत से बात की थी, जो खबर आ रही है। और जो बातचीत, खामनेई के पास अभी इस वक्त कोई भी ऐसा संचार माध्यम मौजूद नहीं है, क्योंकि वो बंकर में हैं और उन्होंने अपने साथ कोई भी संचार माध्यम नहीं रखा है। तो एक दूत रखा गया है, मतलब एक एजेंट के तौर पर किसी को रखा गया है, जो बाहर के देशों की बात खामनेई तक पहुंचा रहा है। तो इस तरह से अभी बातचीत हो रही। तो जब बातचीत हुई थी व्हाइट हाउस के दूत की, तो एक मैसेज ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान की तरफ से एक मैसेज ये दिया, और इसकी बहुत गंभीरता से चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पर। मैसेज ये दिया गया कि खामनेई, अगर अमेरिका को लगता है तो खामनेई अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं। खामनेई एक नया लीडर चुनेंगे और वो जो नया लीडर होगा वो गद्दी संभालेगा, लेकिन इसके बदले अमेरिका को ईरान में चल रहे परमाणु कार्यक्रमों को मंजूरी देनी होगी। मतलब उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जतानी होगी और न ही इजराइल को हमला करना होगा। ये शर्त जो ईरान की तरफ से रखी गई है, वो शर्त ने, उसी शर्त ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को, आपने देखा कि जब उनका हालिया बयान आया तो डोनाल्ड ट्रंप और या फिर अमेरिका की तरफ से ये इशारा भी किया जा रहा है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, ये सीज़ फायर बस रिजीम चेंज के लिए हुआ है। अमेरिका, मतलब कई लोग तो इसे सफाई मान रहे हैं और कई लोग इसे कह रहे हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि खामनेई गद्दी छोड़ेंगे तो खामनेई के पास उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो पावर है वो कम होगा, और जैसे ही पावर कम होगा, गद्दी छोड़ेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, जैसे कि आपने देखा लीबिया में हुआ था गद्दाफी के साथ। तो कुछ इसी तरह की कोशिश अमेरिका की है जो ईरान में खामनेई के साथ करते हैं। अच्छा, यहां ऐसा भी हो सकता है कि खामनेई को रास्ते से हटाकर, निपटाकर अमेरिका चाहता है कि उसकी प्रो गवर्नमेंट यहां बने या कोई प्रो लीडर उसका यहां आए। देखिए, पूरी लड़ाई जो इस वक्त है वो प्रो गवर्नमेंट की ही है। अमेरिका चाहता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए। अब बेसिकली ईरान पर लोग इतना फाइट क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि ईरान पर इतना जो फाइट हो रहा है, उसके पास जो खजाना है, तेल का जो भंडार है, नीचे, हाँ, जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है, और जो समुद्री रास्ता है, उसको बहुत बड़ा फायदा है। और यही चीज सबकी निगाह में है, इसीलिए ईरान सबके टारगेट पर है। सारे जो बड़े देश हैं, आप देखिए आज ईरान के लिए रूस और चीन दोनों हमदर्द बने हुए हैं, लेकिन रूस और चीन की नजर ईरान को बचाने पर नहीं है, ईरान के तेल पर। ईरान बचा रहेगा तो इनका अपना व्यापार चलता रहेगा, इस दिशा में है। तो ये सबसे गंभीर चीज समझने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान भी इन चीजों को भांप चुका है। आपने देखा होगा जैसे कि रूस और चीन ने दावा किया था कि वो खुलकर साथ खड़े हैं, लेकिन खुलकर साथ तो अमेरिका इजराइल के साथ था कि उसने अपने बॉम्बर भेज दिए। अगर रूस चाहता तो वो भी अपने बॉम्बर भेज सकता था जवाब में। चीन के पास भी बॉम्बर है। तीन ही देश तो इस वक्त बॉम्बर बनाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, वो अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन आप देखिए, एक तरफ अमेरिका के बॉम्बर बमबारी कर रहे थे और दूसरी तरफ आपको बदले में क्या मिल रहा था कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। यही तो कहा जा रहा था, हम यूएनएससी में मुद्दा लेकर जाएंगे। लेकिन इससे ईरान को क्या फायदा होगा? ये सबसे बड़ा। आज ईरान, अब इसके बाद क्या हुआ? ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा हावी है, सब कुछ बेकाबू हो गया है वहां पर। ठीक है सर, एक और सवाल देखिए, जिस तरीके से मतलब 1979 से पहले की अगर ईरान के इतिहास की बात करें तो इस ईरान के लिए रशिया और ब्रिटेन भी लड़ चुके हैं। एक एक हिस्से पर दोनों का कब्जा भी रह चुका है। और ब्रिटेन की जब ये कॉलोनी हुआ करता था तब यहां से जो तेल निकलता था उसका 16% दिया जाता था और $500 मिलियन यूएस एड के हिसाब से इसे दिया जाता था। अभी भी उस पर नजर है। ब्रिटेन और अमेरिका की जो तेल की जितनी भी आपूर्ति थी वो ईरान से ही हुआ करती थी, ज्यादातर मोस्टली वहीं से चलती थी। अब सर, मैं ये एक छोटी सी आप टिप्पणी करिएगा कि क्या ईरान अगला सीरिया बन सकता है? रशिया चाहेगा कि उसकी प्रो गवर्नमेंट बने, अमेरिका चाहेगा कि उसका प्रो लीडर आए, तो क्या यहां इन दोनों देशों के हितों का टकराव भी यहां देखने को मिल सकता है जैसे सीरिया में हमने देखा? हितों का टकराव तो ईरान में हो रहा है, लेकिन अब बात ऐसे समझिए कि रूस चाह कर भी सीरिया में अपनी सत्ता, मतलब अपने समर्थक सत्ता को बचा नहीं पाया। अमेरिका चाह कर भी, और चाह कर क्या, उसने दावा ठोक कर
जो भी चाहा सीरिया में वो किया उसने। तो इस वक्त रूस मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मजबूर सा हो गया है, क्योंकि उसके अपने ऐसे हालात हैं, यूक्रेन के साथ उसका एक भारी युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, आप इसे इस तरह से भी लीजिए कि ये युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं नाटो देश और अमेरिका। मतलब कितने देशों की ताकत है नाटो में, जितने देश हैं 32 देश सर, और वो 25 देश, और यहाँ पर एक अमेरिका जो कि अपने आप में वर्ल्ड सुपर पावर है। तो इतने देशों की ताकत मिला दीजिए, और दूसरी तरफ सिर्फ रूस, और रूस को भी किसी की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे वाणिज्यिक तौर पर, यानी व्यापार या फाइनेंस इकोनॉमी के मामले में, तो कई सारे देश उसके साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेड से रूस का व्यापार चल रहा है। युद्ध में डायरेक्ट रूप से जब आप देखेंगे तो रूस अपने ही हथियारों से लड़ रहा है ये पूरा युद्ध। हाँ, मतलब बना रहा है और मार रहा है। इसलिए भी रूस की शायद मजबूरी है कि वो ईरान के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा खड़ा नजर नहीं आया, या उसके हथियार या उसके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर रूस अपने बॉम्बर्स भेजता या अपने किसी तरह से हथियारों से ईरान की मदद करता, तो शायद ये रूस वर्सेस अमेरिका हो जाता। रूस वर्सेस नाटो भी हो सकता था। रूस वर्सेस नाटो, रूस वर्सेस नाटो तो अभी चल रहा है। हाँ, एक और हो जाता। के पास हथियार आ रहे हैं। देखिए, यूक्रेन तो नाटो का मेंबर नहीं बना था, लेकिन अमेरिका तो है ना। हाँ, नाटो में ही बने हथियार या वहां के ही हथियार आ रहे हैं यूक्रेन के पास। तो ये तो अब मतलब प्रूवन हो चुका है। तो इस हिसाब से देखिए, तो रूस अपनी चीजों में फंसा हुआ है। चीन मदद कर सकता था, और चीन की भी मदद है, ये बात आप मत भूलिएगा कि चीन की भी नजर है ईरान पर बहुत। बिल्कुल। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान अपना विकास उस स्तर पर नहीं कर पाया जिस स्तर पर और इस्लामिक कंट्री, वो सऊदी अरब रही हो, संयुक्त अरब अमीरात रही हो, ओमान रही हो, कतर रही हो, जिस तरीके से इन लोगों ने, इन देशों ने अपना विकास किया, इस्लामिक क्रांति के चलते ईरान वैसा अपना विस्तार नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया। और यही कारण है कि आज वो एक बार फिर से युद्ध में है। इजराइल मानता है कि अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो वो उसके अस्तित्व पर खतरा है। बाकी रिजीम चेंज करवाना मेन मकसद, ट्रंप भी इस बात को कह चुके हैं। अब ट्रंप ने सीज फायर की बात भी कही है, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने भी उनके सीज फायर को नहीं माना। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह दावा झूठा था सीज फायर का, जिससे कि खामनेई बाहर आए, उन्हें निपटाया जाए और फिर प्रो अमेरिका यहां पर सरकार बनाए, जिससे कि इजराइल के अस्तित्व को बचाया जा सके। बाकी क्या कुछ डेवलपमेंट और होती है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।